चलिए, आपके बायोटेक्नोलॉजी में हमने आपको पिछले बैच में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था, जिससे हम जीन को अलग कर सकते हैं, डीएनए को। ठीक है, अब आ जाइए, चलेंगे कैरेक्टर्स ऑफ वेक्टर और वेहिकल डीएनए। ये वेक्टर और वह आपके जो है वेहिकल डीएनए क्या होता है? हम जब कोई सेल से किसी पर्टिकुलर डिजायरेबल जीन को निकालते हैं, डिजायरेबल जीन को हम निकालते हैं, तो और इसे हमें किसी होस्ट में डालना है। ये मान लीजिए होस्ट सेल है, इस जीन को हमें होस्ट सेल में डालना है। तो हम इसको इसमें होस्ट में डालने के लिए हम इसको ऐसे तो डाल नहीं देंगे, इसके लिए हमें एक वेक्टर यूज करना पड़ेगा। वेक्टर डीएनए जो इस डिजायरेबल डीएनए को अपने साथ जोड़ेगा, उसकी कॉपी बनाएगा और फिर उसी के साथ उसे होस्ट में डालेगा। तो वो डीएनए जो डिजायरेबल जीन को अपने साथ जोड़कर उसकी कॉपियां बनाकर फिर उसको होस्ट में डालने का काम करता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर डीएनए या फिर वेहिकल डीएनए। वेहिकल तो आप जानते हैं, हम जिस पे सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जाएं, वो वेहिकल कहलाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर डीएनए वेहिकल का ही तो काम कर रहा है, मतलब इस डिजायरेबल जीन को अपने संग जोड़ के होस्ट में पहुंचा रहा है। तो ये आपके वेक्टर डीएनए ही वेहिकल डीएनए होता है, जिसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले वेक्टर के फॉर्म में प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई थी। सबसे पहले वेक्टर के फॉर्म में प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, और ये बैक्टीरिया से ऑब्टेन हुए थे प्लाज्मिड, जिन्होंने आपके सबसे पहले वेक्टर का काम किया था। और आजकल तो डिफरेंट टाइप के वायरस को भी एज ए वेक्टर के फॉर्म में यूज किया जा रहा है। ठीक, तो ये आपके वेक्टर डीएनए हो गया। अब जो वेक्टर डीएनए हम यूज करते हैं, उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, आज अपन वो बताएंगे। तो आइए, सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक भी खोल लीजिए। ठीक है, जिसमें आपका वेक्टर बना हुआ है PB1 आपके 322, ये आपका जो है वेक्टर है, इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वेक्टर के कैरेक्टर्स बताएंगे। वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? देखिए, सबसे पहले वेक्टर का कैरेक्टर क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ देखिए बेटा, वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, देखिए आपको बता दें, हम यूकैरियोटिक सेल से जब कोई डिजायरेबल जीन को निकालते हैं, डिजायरेबल जीन जिस जीन को हमें किसी दूसरे होस्ट में पहुंचाना है, वो हो जाएगा डिजायरेबल जीन। जैसे ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें से हमने एक डिजायरेबल जीन को निकाला। ये जो जीन निकलेगा यूकैरियोटिक सेल से मॉलिक्यूलर सीजर से कट करके, ये आपके स्प्लिट जीन होते हैं। ये कैसे जीन होते हैं? स्प्लिट जीन होते हैं। हमने आपको जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो बताया था, डीएनए से जो
mRNA बनता है वो हेट्रोजीनियस mRNA होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोडिंग के संग कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है, जिसमें जैसे ये कोडिंग पार्ट तो कहलाता था एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग पार्ट कहलाता है इंट्रॉन्स। तो जो ये एमआरएनए बनता था जिसमें एक्सॉन के साथ नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसे कहते थे हेट्रोजीनियस एमआरएनए। और ये वो जीन डीएनए जिसमें कोडिंग के संग नॉन कोडिंग पार्ट है उसे हम कहते हैं स्प्लिट जीन। भाई इसी से तो एमआरएनए बना। अभी इससे बना है एमआरएनए, तो ऑब्वियसली इस डीएनए में भी आपके एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होंगे, कोडिंग के संग कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी होंगे। तो ये डीएनए कहलाएगा स्प्लिट जीन। क्लियर? और स्प्लिट जीन की कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्रोकैरियोटिक सेल में या होस्ट सेल में अपने आप को रिप्लिकेट कर ले। स्प्लिट जीन की कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने आप को रिप्लिकेट कर सके, तो ये अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकते, मतलब अपनी कॉपियां नहीं बना पाते। तो इसलिए इन्हें हम ऐसे वेक्टर से जोड़ते हैं जिसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो। तो मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है जो हमने बैक्टीरिया की सेल से लिया है, प्लाज्मिड। ये हमारा प्लाज्मिड, इसमें आपके एक जीन होना चाहिए जो आपके रिप्लिकेशन में हेल्प करे। इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। मतलब प्लाज्मिड वेक्टर में वो जीन है जो इस वेक्टर का रिप्लिकेशन करेगा, इस वेक्टर का रिप्लिकेशन करेगा। अब जब हम इस वेक्टर से किसी डिजायरेबल जीन को जोड़ देंगे तो इस जीन का भी रिप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि इस जीन में खुद से रिप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये स्प्लिट जीन है। क्लियर? स्प्लिट जीन मतलब जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन्स दोनों हो, उससे हम कहेंगे स्प्लिट जीन। तो इसमें खुद से कैपेसिटी नहीं है, हम इसे ऐसे वेक्टर से जोड़ेंगे जिसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो, जो इस वेक्टर को रिप्लिकेट करा सके और वेक्टर के साथ जो जीन जुड़ा है उसको भी रिप्लिकेट करा सकेगा। तो इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। साथ में पास में एक ऐसा जीन भी होता है जो इस जीन की ज्यादा से ज्यादा कॉपियां बना सके, मतलब बहुत सारे टाइप क्लोन बना सके, उसकी कॉपियां बना सके। तो वेक्टर हमारा कैसा होना चाहिए? जिसके पास ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो, साथ में ये आपके ज्यादा से ज्यादा कॉपियां इसकी बना सके। तो ये होता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वेक्टर का पहला कैरेक्टर। अब आइए, वेक्टर की दूसरी क्वालिटी है वो सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है? देखिए आपको बता दें, हम जिस सीजर से, जिस मॉलिक्यूलर सीजर से डिजायरेबल जीन को काटेंगे, उसी मॉलिक्यूलर सीजर से हम वेक्टर को भी काटेंगे। जिस मॉलिक्यूलर सीजर से हम डिजायरेबल जीन को काटेंगे या अलाइंड पीस ऑफ डीएनए को काटेंगे, उसी मॉलिक्यूलर सीजर से हम वेक्टर डीएनए को भी काटेंगे। क्लियर? क्योंकि दोनों के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? दोनों के स्टिकी एंड मिल जाएंगे, दोनों के स्टिकी एंड मिल जाएंगे,
जिससे कि ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए, ये है हमारा वेक्टर। वेक्टर के संग जो डीएनए को जुड़ना है वो डीएनए कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जिस जीन को हमें वेक्टर से जोड़ना है वो जीन क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जिससे नहीं जोड़ना वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई जो जीन वेक्टर से जुड़ेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा और जिसे नहीं जुड़ना वो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा। तो वेक्टर हमारा ऐसा होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ही पहचाने, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ना पहचाने। क्लियर? क्यों पहचानेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को? क्योंकि हमने दोनों को सेम सीजर से, सेम मॉलिक्यूलर सीजर से काटा है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा है, तो ये दोनों के स्टिकी एंड होंगे जिससे कि ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये वेक्टर उसी डीएनए को पहचानेगा जिसको इससे जुड़ना है और बाकी डीएनए को नहीं पहचानेगा। क्लियर? अब देखिए, ये डिजाइबल जीन ये वेक्टर से जुड़ गया और ये बन गया आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब वैसे तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके संग जुड़ गया, तो ये नया कॉम्बिनेशन बन गया ना वेक्टर में। अब इस वेक्टर को हम बैक्टीरिया की सेल में डालेंगे। जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की सेल में हमें इसे डालना है। तो पहली चीज, इस सेल में ये वाला वेक्टर नहीं होना चाहिए। भाई इस बैक्टीरिया की सेल में ये वाला वेक्टर, ये वाला प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर इसके पास ऐसा प्लाज्मिड होगा तो उसके पास तो अपना जीन होगा ना, जो हमने जीन इससे जोड़ा है वो तो नहीं होगा। तो ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसमें ये वाला प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सेल कहलाएगी ट्रांसफॉर्म सेल। जिसमें हमें इस वेक्टर को डालना है वो ट्रांसफॉर्म सेल कहलाएगी और बाकी जो बैक्टीरिया की सेल होंगी नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होंगी। तो हम ये कह सकते हैं, तो ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बन गया है, इसको जिस बैक्टीरिया की सेल में डालना है, जिस होस्ट में डालना है, वो आपकी ट्रांसफॉर्म सेल होगी और अदर सेल नॉन ट्रांसफॉर्म सेल होगी। तो वेक्टर हमारा ऐसा होना चाहिए जो ट्रांसफॉर्म सेल को ही पहचाने, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को ना पहचाने। तो ये क्वालिटी क्या कहलाएगी? सिलेक्टेबल मार्कर, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहचाने, नॉन रिकॉम्बिनेंट को ना पहचाने, ट्रांसफॉर्म सेल को पहचाने, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल को ना पहचाने। तो ये क्या क्वालिटी कहलाएगी आपके? ये कहलाएगी सिलेक्टेबल मार्कर। आगे आप लोग को अब इसका थर्ड पॉइंट है क्लोनिंग साइट और रिकॉग्नाइजेशन साइट। देखिए, हम डिजायरेबल जीन, ये डिजायरेबल जीन या अलाइन्ड पीस ऑफ डीएनए है ना, जिस जीन को हमें किसी के अंदर भेजना है वो आपका डिजायरेबल जीन। अब इसको हम वेक्टर से जोड़ेंगे। ये है हमारा वेक्टर, ठीक है। और हमने आपको बताया ये वेक्टर आपका ऐसा है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे जीन है। अब हमें इस डिजायरेबल जीन को जब हम वेक्टर से जोड़ेंगे तो वेक्टर से तो कोई जगह खाली करनी पड़ेगी ना, वेक्टर का तो कोई जीन हटाना पड़ेगा ना, तभी तो इस जीन को इस पे जोड़ेंगे। भाई कोई आपका सर्कुलर पॉइंट है, तो अगर हम इसमें किसी नई चीज को ऐड करेंगे तो हमें कोई चीज हटानी पड़ेगी ना। तो मान लीजिए वेक्टर का ये जीन हम हटा दें, तब इसकी जगह हम अपना ये डीएनए जोड़ दें। वेक्टर का हमने ये जीन हटा दिया, तभी हमने इसकी जगह ये डिजायरेबल जीन जोड़ दिया। तो जिस जगह से डिजायरेबल जीन जुड़ रहा है ना वेक्टर में, वो जगह कहलाएगी क्लोनिंग साइट। वेक्टर में जिस जगह से हमारा डिजायरेबल जीन जुड़ रहा है वो जगह क्या कहलाएगी? क्लोनिंग साइट। तो वेक्टर में एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। और हमने आपको ये भी बताया था कि हम डिजायरेबल जीन और वेक्टर को
दोनों को एक ही सीजर से, एक ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट कराएंगे, कट कराएंगे, तभी तो दोनों के स्टिकी एंड मिलेंगे। जिस सीजर से हमने डिजायरेबल जीन को काटा है उसी सीजर से हम वेक्टर को काटेंगे, तभी दोनों के स्टिकी एंड मिलेंगे और दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने सीजर से जब वेक्टर को काटा तो वेक्टर का एक जीन हट गया, तभी तो उसी जगह हमने अपना डिजायरेबल जीन जोड़ दिया। तो जिस जगह से हमारा डिजायरेबल जीन वेक्टर से जुड़ा है वो जगह कहलाएगी क्लोनिंग साइट या रिकॉग्नाइजेशन साइट। क्लियर? अब वेक्टर के पास एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, वेक्टर के पास केवल वन क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए ये वेक्टर है, ये भी इसकी क्लोनिंग साइट है, ये भी क्लोनिंग साइट है, ठीक है, मतलब सेम जीन है। और अब हम मॉलिक्यूलर सीजर को यूज करेंगे तो ये सीजर इस साइट को पहचान के यहां से काटेगी और यही साइट सेम है तो यहां से भी काट देगी। मतलब अगर क्लोनिंग साइट ज्यादा होंगी तो वो हम तो एक ही सीजर, जिस सीजर से हमने इस जीन को काटा है उसी सीजर से हम वेक्टर को काटेंगे, तो वो इस साइट को पहचान के इसे काटेगी और यही साइट एक जगह और होगी तो उसे भी काट देगी ना। तो इससे क्या होगा, वेक्टर का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। भाई कई जगह से कट जाएगा तो वेक्टर का फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और ये जो है आपके फ्रेगमेंटेशन हो जाने पे ये आपके वेक्टर का काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिससे कि आपके जीन क्लोनिंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से आपके वेक्टर के पास केवल एक ही क्लोनिंग साइट होनी चाहिए और जिससे हमारा जीन जुड़ सके, ठीक है। अब देखिए जिस जगह पे हमारा जीन जुड़ा है, भाई जिस जगह पे हमारा जीन जुड़ा है उस जगह से वेक्टर का जीन हटा है ना, ठीक है, मतलब हमारा डिजायरेबल जीन जुड़ने पे वेक्टर का उस जगह का खुद का जीन इनएक्टिव हो गया, हट गया तो इनएक्टिव हो गया ना। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर के पास ये है आपकी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये वेक्टर के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और यही क्लोनिंग साइट के फॉर्म में हमने इसको यूज किया, मतलब हमारा डिजायरेबल जीन हम इसी साइट पे जोड़ेंगे। तो हमने सीजर से इस वाली साइट को काट दिया, ये साइट, ये वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हट गया। एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मान लीजिए, आपको मालूम है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है ना, अगर ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है बैक्टीरिया के पास, प्लाज्मिड के पास, तो ऐसे बैक्टीरिया पे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ेगा। जिसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है उसके पास पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट जीन है। लेकिन हमने इसी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को एज ए क्लोनिंग साइट के फॉर्म में यूज किया, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हट गया सीजर से काट के और इसकी जगह हमने अपना डिजायरेबल जीन जोड़ दिया, तो हमारा डिजायरेबल जीन जुड़ गया और इसका खुद का जीन इनएक्टिव हो गया, हट गया। इसे कहेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन। हमारा डिजायरेबल जीन इंसर्ट होने से इसका खुद का जीन इनएक्टिव हो गया, मतलब इसके पास अब पेनिसिलिन जीन हटने, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जीन हटने से इस वेक्टर के पास पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट पावर अब लॉस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी जगह हमने अपना डिजायरेबल जीन जोड़ दिया। इसे क्या बोलेंगे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। हमारा खुद का जीन जुड़ने पे, हमारा डिजायरेबल जीन जुड़ने पे इसका खुद का जीन इनएक्टिव हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्लियर? तो ये हुआ क्लोनिंग साइट और रिकॉग्नाइजेशन साइट, मतलब वेक्टर के पास एक क्लोनिंग साइट होनी चाहिए या एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होनी चाहिए।
एक से ज्यादा होंगी तो वो सीजर इसको कई जगह से कट कर देगी, जिससे इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा और जीन की क्लोनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। क्लियर? तो अब ये था हमारे वेक्टर्स के कैरेक्टर्स। पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट के फॉर्म में हम जनरली कौन सी साइट चूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की साइट। जनरली हम वेक्टर में क्लोनिंग साइट के फॉर्म में कौन सी साइट चूज करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की साइट। आ गया? ये थे